A warm welcome, dear students. Today we will discuss one more concept of chemistry, the concentration concept and the concentration of solution. Right? So the topic for today is solution and its concentration terms. We will discuss all the terms related to concentration in this class. First of all, we will see the meaning of these terms, that what is solution and what is the meaning of concentration. So first of all, we will see the meaning of solution, that what is solution. And I'll ask you again to recall your class 9th chemistry when it was told that most of the matter around us exist in the form of mixtures. And mixtures are of two types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures are also called solution. Homogeneous mixtures are also called solutions. So basically, solution is defined as a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. I hope you remember the meaning of homogeneous. जब एक सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, जब सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली मिसिबल हो जाता है और नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, जो सॉल्यूशंस हमारे पास बन के आते हैं उनको हम बोलते हैं होमोजेनस सॉल्यूशंस. राइट? तो सॉल्यूशन को अगर हम बोलें व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंसंट्रेशन टर्म? Concentration basically is the quantity of solute contained in a given amount of solution. It is nothing, it is just the amount of या quantity of solute. कितना solute present है, quantity of solute contained in a given amount of सॉल्यूशन. अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया है उसमें सोल्यूट कितना है, उसी को ही हम बोलते हैं कि वो उसका कंसंट्रेशन है. और व्हाट इज द यूटिलिटी, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक? This is because in chemistry the reactions are carried out at specific concentrations only, and if we prepare solutions as per our choices then the results will not be appropriate. Right? जैसे घर में होता है, घर में भी हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं. सपोज आप और आपका ब्रदर लेमनेड पीना है, आपको मीठा ज़्यादा चाहिए, उसको मीठा कम चाहिए. एज पर द चॉइस लेमनेड का सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमने पानी लिया, उसमें हमने लेमन जूस डाला, उसमें हमने शुगर डाली, उसको स्टिर किया और अपनी चॉइस के हिसाब से सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया. आपके ब्रदर ने अपनी चॉइस के हिसाब से सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया. लेकिन केमिस्ट्री में जब हमें रिएक्शंस परफॉर्म करानी है तो हमें सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का ही चाहिए. अगर वो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का नहीं होगा तो हमारे रिजल्ट्स भी बिल्कुल सही नहीं होंगे. से फॉर एग्जांपल अगर 40% H2SO4 प्रिपेयर करना है तो 40% H2SO4 की रिक्वायरमेंट है अगर हमें रिएक्शन के लिए, तो हमें फिर 40% को बिल्कुल मेजर करके और मेजर करने के बाद सोल्यूशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा. यानी इट मीन्स बिल्कुल हमें एग्जैक्ट अगर 40% चाहिए है तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है. एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स दो या उससे ज़्यादा हो सकते हैं. अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. लेकिन अगर सॉल्यूशन में दो से ज़्यादा हैं, तीन कंपोनेंट हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे कहलाते हैं टर्नरी सॉल्यूशन. मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर बाइनरी सॉल्यूशंस. बाई 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितने भी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं. बाइनरी सॉल्यूशन. और इन बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट जो हमारा है वो होता है सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट जो है वो होता है सॉल्वेंट. तो बेसिकली हम इस तरह से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड it consists of solute and solvent. तो solution को हमने बोला कि solution is a homogeneous mixture.
कोई एग्जाम्पल अगर होमोजेनस मिक्सचर का बोलें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होमोजेनस मिक्सचर का है एयर। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो सोल्यूशन की कंप्लीट डेफिनेशन फिर से रिपीट करते हैं कि सोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी जो उसके अंदर सब्सटेंसेस होंगे वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे एयर की दो जो मेन गैसेस हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, आपस में रिएक्ट नहीं करती है। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट जो हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर किसी सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है, सपोज हमने एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें हमने वाटर लिया, सॉल्ट लिया, शुगर ली, हमारे पास 3 कंपोनेंट हो गए, पहला वाटर, दूसरा हमारा शुगर और तीसरा हमारा सॉल्ट। तो 3 कंपोनेंट का सोल्यूशन है और ऐसे कंपोनेंट 3 कंपोनेंट के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं टर्नरी। अब उन 3 कंपोनेंट में से 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट हो सकता है या फिर 1 सॉल्यूट और 2 सॉल्वेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सॉल्यूशंस हमारे जो होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस ही होते हैं। अब इस सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट है, दूसरा कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट है। जो सब्सटेंस सॉल्यूशन का कम अमाउंट में होता है, स्मॉलर अमाउंट जिसके हैं, स्मॉलर अमाउंट, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। और जिसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, जो लार्ज अमाउंट में हो, वो कहलाता है हमारा सॉल्वेंट। जो लार्ज अमाउंट में हो कहलाता है हमारा सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, कॉमन सॉल्ट हमने लेके वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, एक होमोजेनस मिक्सचर बन के आएगा जिसमें NaCl हमारा होगा सॉल्यूट और वाटर होगा हमारा सॉल्वेंट, राइट। अब ये जो कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे थे कि किसी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसी को ही हम बोलते हैं उसका कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं। हम एज पर द रिक्वायरमेंट अपने सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Methods to express concentration of solution, जिसमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास मास परसेंटेज और परसेंट बाई मास। मास परसेंटेज और परसेंट बाई मास सिंपल है ये कि अगर हमने एक सोल्यूशन बना रखा है तो अगर हमने उसमें जो सोल्यूट लिया है ग्राम में, तो कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट भी हमारा ग्राम में आएगा और सोल्यूशन भी हमारा ग्राम में आएगा। कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको प्रॉपर, अगर हम लैंग्वेज में बोले तो मास परसेंटेज को हम बोलते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, amount of solute in grams present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution। यानी अगर हमारे पास टोटल 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें कितने ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंट बाई मास इज इक्वल टू रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंट है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें परसेंटेज मिल जाएगा या मास परसेंट मिल जाएगा, दोनों के रेशियो का, कि सॉल्यूशन में कितना मास हमारे सॉल्यूट का प्रेजेंट है। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी नो कि सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या है हमारा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमने ले लिया मास ऑफ सॉल्यूट और इंस्टेड ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट।
क्योंकि सोल्यूशन हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके ही बन रहा है, तो हम इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें जो है वो सोल्यूशन का मास मिल जाएगा। तो एक रेशियो आ गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 इज कॉल्ड परसेंटेज बाय मास। ठीक है, अब सपोज अगर प्रॉब्लम है आपके पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बेसिकली इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही आती हैं एग्जाम में, और अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम दे रखी है जहाँ पे मास नहीं है मेंशन सॉल्यूट का, उसकी जगह पे वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप उससे भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। मास को इधर ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ द सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम आएगा। और अगर इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो हमारा फॉर्मूला अगेन हो जाएगा परसेंटेज बाई मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। ये जो मास ऑफ द सॉल्यूशन था हमने इसकी जगह पे लिख लिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस मेथड से हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है। पहला मेथड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, आइदर दिस वे, तीन तरह से है हमारे पास, एक ये और एक ये। एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हमारे पास 10% शुगर का सोल्यूशन है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 10% शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? तो 10% शुगर का सोल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ शुगर, जो सोल्यूट है हमारा, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन अगर बना है तो सोल्यूशन में हमारा सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। यानी अगर हमने पूरा 100 ग्राम सोल्यूशन बनाया है शुगर और वाटर का, तो उसमें शुगर कितनी होगी? 10 ग्राम, और वाटर कितना होगा? 90 ग्राम। सॉल्वेंट 90 ग्राम, सॉल्यूट 10 ग्राम, दोनों को हम प्लस करेंगे तो 10 + 90 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए 24% H2SO4 सोल्यूशन अगर हमारे पास है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 24% H2SO4 सोल्यूशन का मतलब हुआ 24 ग्राम ऑफ H2SO4, जो पैलेट्स के फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको हमने, सॉल्यूट है हमारा, उसको हमने डिसॉल्व करके सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। तो 24 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे आपसे कहा जाए कि अगर आपको सॉल्वेंट का मास निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे सॉल्वेंट का मास? सिंपल है, सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमारा है 24, सोल्यूशन है 100, तो 100 में से हम 24 को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आ रही है वो हमारा मास हो जाएगा सॉल्वेंट का। तो आई होप मीनिंग क्लियर है कि अगर आपको सोल्यूशन कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि 20% सोल्यूशन है या 10% सोल्यूशन है तो उसका मतलब क्या है। लेट्स सॉल्व one numerical problem based on this method. We have a very simple problem based on this method. The problem says what is the percentage by mass, जो method अभी हमने किया है percentage by mass, what is the percentage by mass of a solution that contain 26.5 gram of glucose in 500 gram of solution। percentage by mass पूछ रहे हैं, यानी रेशियो पूछ रहे हैं कि सोल्यूट और जो हमारा सोल्यूशन बना हुआ है उनमें आपस में क्या रेशियो आ रहा है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? अभी हमने लिखा था percentage by mass is equal to mass of solute upon mass of solution multiplied by 100। ये हमने लिखा था, बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली दे रखा है, हमें ये मास दे रखा है ग्लूकोज का। ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट का मास है 26.5, सोल्यूशन का मास कितना दे रखा है 500 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 100। सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है
तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें 26.5 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू दिस, और वी कैन डू दिस केस 0 को हम कैंसिल कर देते हैं और 26.5 को हम इससे 5 से डिवाइड करते हैं, तो वी विल गेट द आंसर 5.3%। 5.3%, यानी जो मास परसेंटेज आ रहा है सॉल्यूट का वो आ रहा है 5.3। 100 ग्राम अगर हमारा सोल्यूशन होगा तो उसमें 5.3 ग्राम हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। यहाँ पे 500 ग्राम हमने सोल्यूशन बनाया था और उसमें हमारा जो ग्लूकोज है वो 26.5 है। तो आउट ऑफ 100 ग्राम ये हमारा मास निकल आया सोल्यूट का कि 5.3 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम, या 5.3% बाई मास आ रहा है सोल्यूट का। सेकेंड मेथड टू express the concentration of solution is, second method is percent by volume, percent by volume, ठीक है, इसको हम V by V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम परसेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि परसेंट बाई वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का वॉल्यूम हम लेके चल रहे हैं, ग्राम नहीं है, आई मीन मास नहीं है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम्स लीटर या ml में होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट है और किस में है, यूनिट क्या है, इन ml। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सिंपल सा कि अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूट का 100 ml हमने सोल्यूशन बना रखा है, तो उस 100 ml सोल्यूशन में हमारा सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है। अगर हमें इसको, इस मेथड को फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा परसेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, परसेंट ऑफ सॉल्यूट by volume is equal to volume of solute। जैसे हमने पीछे फर्स्ट मेथड में लिया था तो मास ऑफ सोल्यूट लिया था, अब हम वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट की बात कर रहे हैं और सोल्यूशन के भी हम वॉल्यूम की ही बात करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो एक रेशियो आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, एंड अगेन परसेंट या परसेंटेज हम निकालेंगे तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मेथड को हम V बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा था। V बाई V मतलब जो सॉल्यूट है वो भी वॉल्यूम है उसका, और जो सॉल्यूशन है उसको भी हमने वॉल्यूम में ही लिया है और ml में ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड अगर हम एक प्रॉब्लम लें तो वो प्रॉब्लम हम नोट डाउन करते हैं। सपोज वी हैव अ प्रॉब्लम, हाउ वुड यू प्रिपेयर 250 ml of 70% solution of ethyl alcohol or alcohol। See the problem? How would you prepare 250 ml of 70% solution of ethyl alcohol? So what is given in this problem? हमें सोल्यूशन का पूरे टोटल सोल्यूशन जो हमारे पास बन के आया है उसका अमाउंट दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना वॉल्यूम बन के आया है, 250 ml बन के आया है जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है। और सोल्यूशन का उन्होंने परसेंट भी बता रखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के कितना परसेंट हमारा जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितना है। तो वो परसेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल टू 70%। अब हमें यहाँ फॉर्मूला में बस इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करना है। तो परसेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम जो है वो कितना है, 70 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट हमें निकालना है कि हमने कितना सॉल्यूट यूज़ किया है, उसका क्या वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है 250 और मल्टीप्लाइड बाई 100।
हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी विल गेट 70 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन 2.5 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट is equal to 70 into 2.5. Let's multiply these two values. 70 multiplied by 2.5, so we will get 175 ml. यूनिट हमारी ये आ जाएगी ml. तो हाउ वुड यू प्रिपेयर 250 ml of 70% solution of ethyl alcohol? तो by dissolving 175 ml of ethyl alcohol in 250 ml of solution. पूरा सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसमें हमारा जो इथाइल अल्कोहल है वो कितना होगा 175, और अगर 175 ml हमने डिसॉल्व किया है तो जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो हमारे पास आएगा वो होगा 70%. नाउ थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट मास बाय वॉल्यूम. परसेंट मास बाय वॉल्यूम, जब हम मास बाय वॉल्यूम की बात करते हैं तो मास हमारा ग्राम, सॉल्यूट जो है वो हमारा ग्राम में होगा, और जब हम अपने सोल्यूशन की बात करेंगे तो उसका वॉल्यूम होगा, और सोल्यूशन का वॉल्यूम हम ml लेके चलते हैं तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं W/V. जो फर्स्ट मेथड हमने किया था या फर्स्ट कंसंट्रेशन हमने टर्म किया था वो था W/W, यानी मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन. सेकेंड जो हमने किया वो था V/V, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम और हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम. नाउ थर्ड इज W/V मेथड, यानी कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. यही इसकी डेफिनेशन है. जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं परसेंट मास बाय वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी ये जो रेशियो आएगा मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन का आएगा, और परसेंट है साथ में तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूट, बेटा जब हम मास ऑफ सोल्यूट की बात करते हैं तो ये ग्राम में है, हमारा वेट की बात हो रही है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी अगर हमने पूरा सॉल्वेंट मिला के सोल्यूट के साथ और पूरा सोल्यूशन जो प्रिपेयर किया है उस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, और मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इस फॉर्मूला को भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं. उसके लिए आई हैव रिटन वन प्रॉब्लम ओवर हियर. प्रॉब्लम सेज व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम, यानी W/V परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ 250 ml of aqueous NaCl solution containing 5 gram of NaCl. ठीक है, तो जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया हो, पहले न्यूमेरिकल आपको ध्यान से पढ़ना है कि न्यूमेरिकल में आपको क्या दे रखा है, यानी गिवन पार्ट हमारा क्या है और हमसे क्या पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, देखिए 250 ml ऑफ एक्वस NaCl का सोल्यूशन है, यानी जो पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो हमें दे रखा है. यानी अभी जो हम बात कर रहे थे कि डिनोमिनेटर में जो हमने यहाँ लिखा था वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या है हमारा 250 ml. ठीक है, कंटेनिंग 5 ग्राम NaCl. तो NaCl हमारा सोल्यूट है और सोल्यूट का यहाँ पे मास दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, इसका वेट दे रखा है, वो कितना है 5 ग्राम. बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉब्लम है, एक लाइन की प्रॉब्लम है. हमसे पूछा है सीधे के परसेंट मास बाय वॉल्यूम क्या होगा या वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा इतने सोल्यूशन का, जिसमें 5 ग्राम हमारा NaCl प्रेजेंट है. ये फॉर्मूला ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. परसेंट W/V इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, mass of solute which is given in numerical problem divided by volume of solution multiplied by 100. वैल्यूज पुट करेंगे. मास ऑफ द सोल्यूट कितना है 5, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है 250 मल्टीप्लाइड बाई 100. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2, तो आंसर इज 2 और यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम पर 100 ml, है ना.
कि 100 ml में हमारा ये 2 ग्राम प्रेजेंट है। 1 ml में अगर निकालना हो ग्राम पर कितना ग्राम 1 ml में अगर हमारा प्रेजेंट है तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 0.02। तो 100 ml में 2 ग्राम NaCl है, और अगर 1 ml में पूछा जाता हमसे NaCl कितना है तो वो आ जाता हमारा कितना 0.02 ग्राम NaCl हमारा प्रेजेंट होता। अब यूजुअली केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशंस बनते हैं, लैब में जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो ml में नहीं बनते हैं, वो लीटर्स में बनते हैं। तो हम एक बहुत ही कॉमन जो यूनिट है सॉल्यूशंस की जो हम यूज़ करते हैं वो हम ग्राम पर लीटर में करते हैं। यानी हमने 1 लीटर अगर पूरा सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें हमारा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमारे हो जाते हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशंस इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो अगर हम ग्राम पर लीटर में बात करें कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ले रहे हैं और हम अगर ग्राम पर लीटर में ले रहे हैं तो किस तरह से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू, ठीक है, एज यू कैन सी यूनिट हमारी क्या है, ग्राम है अपॉन लीटर है। यानी जो हम मास लेंगे उसका जो हमारा जो हम सॉल्यूट लेंगे उसका जो मास होगा वो ग्राम में होगा। तो आ जाएगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या आना चाहिए, लीटर है, लीटर हम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में होगा ये लीटर में होगा, और मास ऑफ द सॉल्यूट किस में होगा, हमारा ग्राम में होगा। इसमें कोई परसेंट नहीं लगा हुआ है इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपना आगे लैब करेंगे और उसमें एक्सरसाइजेस करेंगे तो इस फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस निकालने के लिए ग्राम पर लीटर में। सिंपल, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब सपोज यही वॉल्यूम अगर यहाँ पे ml में है और हम कंसंट्रेशन जो है वो ग्राम पर लीटर में ही बात कर रहे हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, वी नो के 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो इसी फॉर्मूला में जो हमारा चेंज आ जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इन ml में होगा ये, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। मल्टीप्लाई क्यों किया कि ये ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा 1000 आएगा, और फिर ये 1000 जो है जब हम इसको और क्लियर करके लिखेंगे तो 1000 यहाँ पे आ जाएगा हमारा into 1000। तो इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस आर मेंशन इन ml तो हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूला में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है। और 1000 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वैल्यू इज इन ml, इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है ppm। इसको हम पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशंस को हम पार्ट पर मिलियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से ppb होता है, ppb स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ppm की बात कर रहे हैं तो ppm मीन्स 1 मिलियन पार्ट में कितना पार्ट हमारा सॉल्यूट का है। अगर हमारे पास 1 मिलियन पार्ट है सॉल्यूशन का तो उसमें कितना पार्ट हमारा सॉल्यूट का प्रेजेंट है। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें, हम इंडियन करेंसी में बात करें तो 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है हमारा 10 लाख, और 10 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 6। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू हो गया हमारा 10 रेज़ टू पावर 6। ये कंसंट्रेशन टर्म हम कब यूज़ करते हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो सोल्यूशन में। जब हमारा सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब सोल्यूट इज़ वेरी वेरी लेस इन सोल्यूशन। कहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हमें पता है हमें क्लोरीन ऐड करते हैं, हम उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं क्लोरीन में के जो हम ऐड करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो व्हेन क्लोरीन इज एडेड, इसकी एक परमिएबल लिमिट होती है पानी में ऐड करने की, ठीक है ना। जैसे कि हम जब बात कर रहे हैं तो हम 4 क्लोरीन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसकी जो वाटर में परमिएबल लिमिट है वो है 4 ppm। 4 ppm का मतलब क्या हुआ
कि 4 पार्ट पर मिलियन, यानी क्लोरीन को ऐड करके वाटर में जो हमने सोल्यूशन बनाया है, अगर उसके 1 मिलियन पार्ट हमारे पास हैं, 1 मिलियन मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें क्लोरीन हमारा सिर्फ 4 पार्ट प्रेजेंट होगा। इससे ज़्यादा क्लोरीन होती है तो फिर वो पानी जो है वो पॉइजनस हो जाता है। तो हर सब्सटेंस की एक परमिएबल लिमिट है। वाटर में जब हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं तो उसकी भी एक परमिएबल लिमिट है, ठीक है। तो वो क्या है, या वो बहुत ही कम अमाउंट में पानी में ऐड करना है तो उसके कंसंट्रेशन को जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम पीपीएम के थ्रू करते हैं। 1 लीटर वाटर में अगर हम बात करें, इसी पीपीएम को अगर हम कन्वर्ट कर लें, ये तो मिलियन में जा रहा है, अगर हम सिर्फ लीटर में कन्वर्ट कर लें यानी 1000 में हम इसको ले आए तो कितना हो जाएगा क्लोरीन, वी कैन से 4 mg पर लीटर इज द परमिएबल लिमिट फॉर क्लोरीन, ठीक है। तो यू कैन सी 1 लीटर में 4 मिलीग्राम सिर्फ हमारा क्लोरीन एडेड है, तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस। तो जब भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत कम होता है तो सोल्यूशन जो हम प्रिपेयर करते हैं उन सोल्यूशन के कंसंट्रेशंस को हम यूजुअली पीपीएम के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज इफ आई से कि हमारे पास 10 ppm का NaCl सोल्यूशन है, NaCl सोल्यूशन है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? सिंपल सा मतलब है 10 ppm का मतलब हुआ कि 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सॉल्वेंट ऐड करके जो हमने सोल्यूशन बनाया है, अगर वो सोल्यूशन हमारा 10⁻⁶ ग्राम है यानी 1 मिलियन है, तो उसमें NaCl जो होगा वो हमारा 10 ग्राम होगा। आपने पोल्यूशन बोर्ड्स देखे होंगे जो मेन चौराहास पे लगे रहते हैं, पोल्यूशन बोर्ड, उसमें अगर आपने देखा हो जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो पोल्यूटेंट्स जो हैं एयर में जो प्रेजेंट हैं उनका कंसंट्रेशन यूजुअली पीपीएम में ही लिख कर आता है, ठीक है। जैसे कि 10 ppm ऑफ SO2 इन एयर, तो 10 ppm अगर बोल रहे हैं, 10 ppm ऑफ SO2 बोल रहे हैं इन एयर में प्रेजेंट है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? 10 ppm ऑफ SO2 इन एयर, इट मीन्स 10 ml of SO2 is present in, या 10 part of SO2 is present in कितने में आ जाएगी? ऑब्वियसली मिलियन में, यानी 10⁻⁶ ml ऑफ एयर। तो ये है ppm। अब इसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला चाहिए, हम वो फॉर्मूला फ्रेम कर लेते हैं कि क्या आएगा फॉर्मूला। सारे फॉर्मूलाज में हम देख रहे हैं रेशियो ही आ रहा है हमारा। रेशियो किसका? सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का। इसमें भी हमारा रेशियो ही आएगा। तो नंबर ऑफ पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अब हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 10⁻⁶ से। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशंस इन पार्ट पर मिलियन। पीपीएम पे बेस्ड एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास है। द प्रॉब्लम सेज 8 × 10⁻⁴ ग्राम ऑक्सीजन is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm। ठीक है, स्ट्रेट प्रॉब्लम है ये भी। फॉर्मूला हमने लिखा सीधे जो हमें पीपीएम के लिए बताया है कि पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। प्रॉब्लम में हमें दे रखा है जो ऑक्सीजन है उसका मास दे रखा है, ऑक्सीजन को हमने डिसॉल्व किया है, ऑक्सीजन हमारा सॉल्यूट है, जो इसका अमाउंट कम होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। ऑक्सीजन हमारा सॉल्यूट है और इसका मास है 10⁻⁴ ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ 100 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ आ गया, ग्राम आ गया। ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें एक बात और समझ में आ रही है कि जो पीपीएम है वो यूनिटलेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे हम काटेंगे, 4 आ जाएगा, ये 4 है, 10⁻⁴ है, ये दोनों कट हो जाएंगे एंड द आंसर इज 8 पार्ट पर मिलियन। ये आंसर हमारा निकल आया कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन पीपीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 8 पार्ट पर मिलियन। यानी अगर 1 मिलियन वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे, जो हमने सोल्यूशन बनाया होगा उसके 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसमें ऑक्सीजन जो होगा वो हमारा 8 पार्ट्स ही होगा।
Okay, the last concentration term for today's class is mole fraction. मोल फ्रैक्शन, मोल हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मोल क्या है, फ्रैक्शन इंग्लिश का वर्ड है, फ्रैक्शन मीन्स कंपोनेंट पार्ट जो आ जाता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, तो कोई भी पार्ट है, कोई भी प्रोपोर्शन है, हम उसके फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमारे दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं या दो से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, से तीन कंपोनेंट हमारे प्रेजेंट हैं, हमने एक टर्नरी सोल्यूशन बना रखा है। और अब हमसे पूछा जाए कि वो जो सोल्यूशन के अंदर तीनों कंपोनेंट के जो मोल्स होंगे, यानी जो टोटल मोल्स होंगे, उसमें किसी एक कंपोनेंट के मोल की जब बात होती है, उस एक कंपोनेंट के फ्रैक्शन की बात होती है कि कितना फ्रैक्शन टोटल सोल्यूशन में उसका प्रेजेंट है, तो हम उसको मोल फ्रैक्शन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ए, बी एंड सी। एक सोल्यूशन हमने बनाया, उस सोल्यूशन में हमारे तीन कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ए, बी और सी। अब इन तीनों के अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, तो नंबर ऑफ मोल को जो है हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ए है उसके नंबर ऑफ मोल्स को हमने लिख लिया एन ए, बी के लिए आगे नंबर ऑफ मोल्स एन बी और सी के लिए आगे एन सी। नंबर ऑफ मोल्स सबको कैलकुलेट करना आता है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन जो मोलर मासेस हैं वो मोलर मासेस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोलर मास। दिस कैन बी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास। मोलर मास से डिवाइड करते हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हर कंपोनेंट का, हर फ्रैक्शन का अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए, तो फॉर्मूला है एक कंपोनेंट के अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स को टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं, हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाता है। फॉर्मूला के फॉर्म में हम लिखें तो फॉर एग्जांपल अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का, कि हमारा एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें हमारे तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ए, बी, सी। ठीक है, तो अब उसमें हम बात कर रहे हैं कि टोटल मोल्स में, सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में ए के कितने मोल हैं। तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको कैलकुलेट करेंगे हम किस फॉर्मूला से, कि हम ए के मोल्स ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, हमारे सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट थे और उनके मोल्स थे, ए के मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यानी हमने क्या किया, जिस कंपोनेंट के मोल्स को निकालना है, ठीक है, उसके मोल्स को हमने न्यूमरेटर में रखा है, बाकी टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन जो है, यानी तीनों कंपोनेंट के मोल्स को हम ऐड करके यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लेस करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा एक कंपोनेंट के मोल्स को कैलकुलेट करने का। ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट था, उसके अगर हम मोल्स की बात करें तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लेंगे, यानी कि एन बी, और डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन से, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सी भी निकाल सकते हैं, ऊपर आ जाएगा यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा एन सी, यानी टोटल मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दिस, राइट। मोल फ्रैक्शन यूजुअली बुक्स में एफ बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जैसे मैंने लिखा तो वो एफ ए करके लिखा रहता है, लेकिन इसके लिए साइंटिफिकली जो सिंबल्स यूज करते हैं, एक जीटा सिंबल है जो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, जीटा सिंबल, और एक ईटा सिंबल यूज करते हैं, ये एन लिया और इसको इस तरह से कर दिया, अब ए लिख दिया, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात हो रही है, ये हमारा है ईटा सिंबल। तो जीटा पोटेंशियल आ जाता है जहाँ हमें मोल फ्रैक्शंस बताने होते हैं, या फिर ईटा आ जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि न्यूमरेटर में कंपोनेंट्स के मोल आएंगे और डिनोमिनेटर में यानी लाइन के नीचे जो है वो टोटल मोल्स आएंगे। अभी हम एक प्रॉब्लम करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट कि जो मोल फ्रैक्शन है वो भी एक यूनिटलेस कंसंट्रेशन टर्म है हमारा। और एक पॉइंट जो हमें और याद रखना है वो ये कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन आ रहा है, यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, जो भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, जैसे हमने टोटल 3 यहाँ पे कंपोनेंट लिए थे, हम उनके मोल फ्रैक्शंस निकाल रहे हैं, तो वो जो मोल फ्रैक्शंस हैं उनका टोटल यानी एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी
और ईटा के टर्म में लिखें तो ईटा ए प्लस ईटा बी प्लस ईटा सी दैट शुड बी इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपको दो आपने मोल फ्रैक्शंस निकाल लिए और तीसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के मोल फ्रैक्शन को सम करिए, 1 में से माइनस करिए, तीसरे कॉम्पोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है वो ये कि जो मोल फ्रैक्शन है वो भी वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन के, यानी टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करी थी कि ये भी हमारा यूनिटलेस होता है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इस पे बेस, ताकि हमें क्लियर हो कि हम मोल फ्रैक्शन को अप्लाई कैसे करेंगे जब हमें प्रॉब्लम्स दी होंगी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास है, calculate the mole fraction of benzene in a solution which is 30% by mass in CCl4। बहुत आराम से प्रॉब्लम को आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, और पहले आप चाहें तो अलग पेन और पेपर लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगी। सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ये देखना होता है कि आपको क्या गिवन है, क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं और आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन, और साथ साथ जो हम इसमें वीडियो लेक्चर में हम जो कर रहे हैं वो हर कंसंट्रेशन टर्म के साथ उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम ही कर रहे हैं। तो क्लियर है कि अभी हम जो प्रॉब्लम करेंगे वो मोल फ्रैक्शन की होगी, और प्रॉब्लम में मेंशन भी है। तो कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का। ठीक है, इन अ सोल्यूशन विच इज 30% बाई मास इन CCl4, यानी एक सोल्यूशन बना रखा है, सोल्यूशन, और सोल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं, सोल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं वो है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 एंड CCl4। बेंजीन को CCl4 में डिसॉल्व किया है, बेंजीन हमारा सॉल्यूट हो गया, CCl4 हमारा सॉल्वेंट हो गया। ये हमारा सोल्यूशन बना रखा है। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट है, सीधी सी बात है, एक हमारा बेंजीन है और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दो कंपोनेंट हमारे आ रहे हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पूछा गया है किसका, बेंजीन का पूछा गया है। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने ऊपर बात करी थी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक कंपोनेंट के मोल जिसके हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ जिसका हमें फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स को हम टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें सबसे पहला टास्क क्या करना है, सबसे पहले हम यही कर लेते हैं कि जो बेंजीन है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, फॉर्मूला क्या है, अगर हम बेंजीन के C6H6 लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब कैसे मास निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पे मास तो कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन 30% बाई मास की बात हुई है। पीछे अभी हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ के आ रहे हैं, 30% बाई मास का मतलब क्या हुआ कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन को डिसॉल्व करके कार्बन टेट्राक्लोराइड में सोल्यूशन बनाया गया होगा, और जो सोल्यूशन बन के आ रहा होगा वो कितना होगा, 100, उसका अमाउंट कितना होगा, 100। ठीक है, तो सोल्यूशन जो है वो है 100, सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूशन इज इक्वल टू बेंजीन, फिर से लिख लेते हैं, सोल्यूशन इज इक्वल टू बेंजीन प्लस CCl4। ठीक है, सोल्यूशन कितना है हमारा 100, बेंजीन हमारा कितना है 30। ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में कोई बात नहीं करिए, उसका कुछ मास नहीं दिया है, हम इससे निकाल सकते हैं x। ठीक है, बेंजीन हमारा आ रहा है 30 और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, 70 ग्राम। ये हो गया। ठीक है, मास मिल गए हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी और बेंजीन का भी। अब हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। बेंजीन का जो मास है इस जो सोल्यूशन बनाया गया है वो है 30 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द बेंजीन। बेंजीन का मोलर मास निकालना है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, C6H6, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक कार्बन का मास होता है 12, प्लस हर हाइड्रोजन का मास होता है तो 1, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल आ गया ये मोलर मास। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 78 से, और नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, जबकि पूछा गया है सिर्फ मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, लेकिन हम निकाल कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी मोल्स रहे हैं। उसका रीज़न क्या है निकालने का, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे बेंजीन के आएंगे उसको डिवाइड तो हमें टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन से ही करना है। तो और सोल्यूशन में हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, इसी फॉर्मूला से ही निकलेंगे, W डिवाइडेड बाई
ग्राम मॉलिकुलर मास या मोलर मासेस आ जाएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। 4 क्लोरीन है और हर क्लोरीन का मास होता है 35.5, कार्बन होता है 12। निकला कितना था, जो गिवन मास है वो निकाला था हमने 70। CCl4 का भी जब आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी 154 ग्राम पर मोल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे या सीधे ही हम रख लेंगे फॉर्मूला में कि कितना आ रहा है, और या फिर सॉल्व करके कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 78 इज इक्वल टू आ रहे हैं हमारे 0.38 मोल्स हैं बेंजीन के। और इसके कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 डिवाइडेड बाई 154 इज इक्वल टू आ रहा है 0.45। टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन हम अगर निकाल लें तो टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, दो ही कंपोनेंट है हमारे, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो टोटल मोल्स जो हो जाएंगे सोल्यूशन के वो इन दोनों का सम हो जाएगा। 0.45 और 0.48 इनका सम हो जाएगा, और इनका सम कर लेते हैं। 0.45 प्लस 0.38 आ रहा है 0.83। ये टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, यानी Na प्लस Nb। अब यहाँ पे ए हमें पता है बेंजीन है, हमने यहाँ पे ऊपर रखा था, और बी हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। हम वैल्यूज, जो वेरिएबल्स जो हैं इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। Na की वैल्यू हमने निकाली 0.38 और टोटल मोल्स हमारे आए थे 0.83। तो अब हम 0.38 को डिवाइड कर लेंगे 0.83 से, तो वी विल गेट 0.457, जिसको हम लिख लेते हैं 0.46। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो आ रहा है वो आ रहा है 0.46। कोई यूनिट नहीं लिखेंगे बिकॉज मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस होता है। तो मोल फ्रैक्शन का भी एक प्रॉब्लम हो गया। जितने मेथड्स हमने भी करे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हमने जितने करे हैं, उसमें यूजुअली आपसे W/V की ज़्यादा बात होती है और मोल फ्रैक्शन की बात होती है। तो ये मोल फ्रैक्शन और W/V, ग्राम पर लीटर, इनकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिएगा। असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, आप उनको अपने आप सॉल्व करिए। आंसर्स असाइनमेंट में ही प्रोवाइडेड है, साथ में आंसर मैच करिए, देखिए आंसर आ रहा है या नहीं। और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम you can text me. I will provide you the solution of that particular numerical. Thank you for today.